गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। जैसा कि आपको याद है कि हमारे जो है डेली एमसीक्यू जो सेशंस है वो हो रहा है और कम्युनिटी टैब में आपको 20 से 25 क्वेश्चन, जैसे कि कल हमने 30 के आसपास जो है क्वेश्चंस आपके कम्युनिटी टैब में डाले हैं। तो प्लीज़ जाके कम्युनिटी टैब में, जैसे कि इमेज बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको डाले जा रहे हैं, उनके आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे और उस कमेंट बॉक्स में कुछ देर के बाद में मेरा जो आंसर है वो भी लिखा मिलेगा, जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चैनल की तरफ से जो आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, किसी भी तरह का डाउट रहता है, तो आप हमारे चैनल पर जो है कमेंट डाल सकते हैं या फिर आप जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9770968699। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई आज की जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। ए मल्टी ग्रेविडा ऑफ एशियन डिसेंट, वेट 104 पाउंड। कितना वेट है भाई? 104 पाउंड है। हैविंग गेंड 14 पाउंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और उसका जो वेट गेन हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो एक जो ओनली 14 जो पाउंड है वो हुआ है। ऑन हर सेकेंड पोस्टमार्टम डे द क्लाइंट्स टेम्परेचर इज 100.2 डिग्री फॉर नाइट। उसका जो है 100.4 डिग्री फॉर नाइट टेम्परेचर आ रहा है। शी इज एनोरेटिक एंड रेयरली गेट आउट ऑफ बेड। एनोरेटिक मतलब कि उसे भूख नहीं लग रही है, गेट आउट ऑफ बेड इसलिए वो बाहर भी नहीं आ रही है। व्हाट शुड द नर्स डू? क्या करना चाहिए? आज द नर्सिंग सुपरवाइजर टू डिस्कस दिस विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नर्सिंग सुपरवाइजर को हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ में डिस्कस करने के लिए बोलना चाहिए। इन केस द फैमिली टू ब्रिंग इन स्पेशल फूड प्रेफर्ड इन देयर कल्चर, कि उनके जो कल्चर में जो फूड वगैरह बनाया जाता है उसे खाने के लिए बोलना चाहिए साहब। ठीक है ना। तीसरी चीज़ है कि ऑर्डर है हाई प्रोटीन मिल्क शेक एज ए बिटवीन मील शेक टू स्टिमुलेट हर एपेटाइट। उसकी एपेटाइट को बढ़ाने के लिए ऐसा करना चाहिए। ठीक है। और जो चौथा है वो क्या होना चाहिए कि एक्सप्लेन टू द फैमिली दैट द डाइटिशियन प्लान न्यूट्रिशियस जो है मील दैट द क्लाइंट शुड ईट, कि वो ही खाना खाएगा। तो जब भाई लेबर होता है तो उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्पेशल न्यूट्रिशियस डाइट आएगी जो ही उसे लेनी है। तो ऐसा कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि कल्चर वाइज क्या होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और यहाँ पर ऐसी कोई नीड नहीं होती है स्पेशल। क्योंकि कुछ स्पेशल डिजीज है, जैसे कि किडनी डिजीज है, कि भाई लीवर डिजीज है, कहीं प्रोटीन कम लेनी है, कहीं वसा कम लेनी है, जब फैट कम लेनी है, तो वो आपको स्पेशली जो है डाइटिशियन आपको बना के देता है, डाइट चार्ट बना के देता है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लेबर हुआ है। अब लेबर के बाद में ऐसी कुछ स्पेशली आपको डाइट फॉलो नहीं करनी होती है। तो अगर वो उसे भूख नहीं लग रही है, तो कई बार क्या होता है हमारे कल्चर, अलग अलग कल्चर्स होते हैं और अलग अलग कल्चर में जो खाने को जो वरीयत दी जाती है वो अलग अलग तरीके से दी जाती है। तो हम जो है उसके फैमिली वगैरह को इनक्रेज कर सकते हैं कि वो अपने जो कल्चर का जो प्रेफर्ड फूड है जो उनको अच्छा लगता है उसे खाने के लिए उस पेशेंट को दे सकते हैं भाई। तो इसका बढ़िया आंसर जो है आंसर नंबर 2 हो जाएगा। उसकी फैमिली मेम्बर जो है उनको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करें और उनको बताएं कि भाई आप ये दे दीजिए। तो इस तरीके से ये बढ़िया आंसर यहाँ पर हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है 162 एट द 9 PM विजिटिंग हावर आर ऑफिशियली ओवर, कि 9 बजे विजिटिंग हावर जो है उसके जो साथ वाले मिलने वाले हैं, उसके अटेंडर्स हैं, उनका जो विजिटिंग हावर है, मिलने का समय है, वो ओवर हो चुका है। बट द सिस्टर ऑफ ए न्यूली एडमिटेड पोस्टमार्टम क्लाइंट, लेकिन जो एक न्यूली एडमिटेड पोस्टमार्टम क्लाइंट है उसकी सिस्टर आती है, रिमेन एट द बेड साइड, और बेड साइड है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, हमें क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करना चाहिए? रिमाइंड द क्लाइंट सिस्टर दैट विजिटिंग हावर आर ओवर, कि हमें जो उसकी सिस्टर है उसको बोलना चाहिए कि भाई जो विजिटिंग हावर है वो ओवर हो चुका है। या गेट रिटन परमिशन फ्रॉम द क्लाइंट फॉर हर सिस्टर टू रिमेन, कि पेशेंट से उसकी रिटर्न अनुमति लेनी चाहिए। या कॉल द इवनिंग नर्सिंग सुपरवाइजर टू टैक्टफुली हैंडल द सिचुएशन, की जो अच्छे तरीके से हैंडल करे, इसलिए हमें जो है वहाँ के नर्सिंग सुपरवाइजर उसको बताना चाहिए। इन केस द सिस्टर टू पार्टिसिपेट इन द केयर एज मच एज क्लाइंट विशेष। देखो भाई पोस्टमार्टम का पेशेंट है, जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है और जब उसका विजिटिंग आवर नहीं होता है तब भी उसके घर वालों से एक बार मिलने दिया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। और जस्ट ये पोस्टमार्टम है, तो पोस्टमार्टम पीरियड में अगर जो है पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर उसकी सिस्टर वहाँ है तो उसे वहाँ बाहर, देखो ये तो गेट रिटर्न परमिशन पेशेंट से, क्यों? पेशेंट तो बोलेगा रहो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। पेशेंट को थोड़ी दिक्कत होती है, हमें दिक्कत होती है कि हम नहीं देते हैं।
हम नहीं रहने देते, क्योंकि ये हमारी इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी होती है। दूसरी जो वहाँ पर क्रॉस इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा ना हो, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ पर पेशेंट के साथ में साथ वालों को नहीं रुकने देते हैं। तो ये तो रिटर्न पेशेंट से लेना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विजिटिंग आवर के बारे में बताना बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि अभी आई है, वो जस्ट न्यूली एडमिटेड पेशेंट है, तो वहाँ होना तो एक स्वाभाविक है। विजिटिंग आवर से कोई लेना देना नहीं होता है, उस टाइम थोड़ा बहुत देर के लिए हम छोड़ते हैं। और नर्सिंग सुपरवाइजर को बताना वो टैक्टफुली हैंडल करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इतना ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। इंक्रेज करें उस सिस्टर को पार्टिसिपेंट केयर एज मच एज क्लाइंट विशेष, जितना पेशेंट को वो कर सकती है या पेशेंट जितना चाहता है, जितना पेशेंट की विशेष है उसके अकॉर्डिंग उसे उसकी जो है सिस्टर को इंक्रेज करना चाहिए कि वो उसकी केयर में पार्टिसिपेशन करे। ठीक है, तो ये बढ़िया आंसर हो सकता है। तो आंसर नंबर 4 इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन आता है 163। 3 वीक आफ्टर द गिविंग बर्थ, बच्चे को जन्म दिया है उसने किसी माँ ने, और उसे 3 वीक हो गए हैं। कितने वीक का समय हो गया? 3 वीक का समय हो गया है। एक क्लाइंट डेवलप डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, और जो पेशेंट है उसके डीप वेन के अंदर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है ऑफ द लेफ्ट लेग, इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर बेड रेस्ट एंड एंटीकोगुलेंट थेरेपी। और उसे कौन सी थेरेपी चल रही है? एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है। विच एंटीकोगुलेंट डज द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर, इनमें से कौन से एंटीकोगुलेंट है जो हम पेशेंट को देंगे? तो सिंपल सी बात है, हेपेरिन चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप समझ जाएंगे। मोस्टली हेपेरिन चलता है, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ हेपेरिन चलता है, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो आपका क्लोपिडोग्रेल होता है ये मतलब प्लेटलेट एग्रीगेटर इनहिबिटर होता है, ये जो है कम करता है रिस्क को, बट अब यहाँ हो चुका है तो समझ गए मेरी बात। जब आपकी एक्यूट फेज होती है तो वारफेरिन जो दिया जाता है वो आपकी एक्यूट फेज के बाद दिया जाता है, जिसे हम कॉमिटिन बोलते हैं। और जो आपका ये क्या नाम है हेपेरिन है, वो चॉइस होता है एक्यूट फेज में। जब सबसे पहले आप हेपेरिन देंगे, उसके बाद में जब पेशेंट है धीरे धीरे उसे किस पे ले लेंगे? वारफेरिन पे ले लेंगे। इस तरीके से बढ़िया आंसर जो हो सकता है वो यही आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, जो लो मोलिकुलर हेपेरिन है इसे हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन प्रोफाइलैक्सिस टाइप से इसे यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आता है आपका 164। ए नर्स टीच ए पोस्टमार्टम क्लाइंट हाउ टू केयर फॉर हर एपिजिडोमी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एक नर्स है वो पोस्टमार्टम क्लाइंट को बता रही है कि उसकी एपिजिडोमी की कैसे केयर करनी है जिससे इन्फेक्शन न हो। विच बिहेवियर इंडिकेट दैट द टीचिंग वाज इफेक्टिव, इनमें से जो है कौन सा वो बिहेव करेगी जिससे हमें पता लगेगा कि जो आपने टीचिंग किया है उस पेशेंट को समझाया है वो समझ चुकी है। द पेरिनियल पैड इज चेंज ट्वाइस डेली, ये जो पेरिनियल पैड है उसको 2 बार चेंज करने हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर जल्दी ज़्यादा स्वेल्ड हो गया है तो जल्दी करना पड़ सकता है, लेट स्वेल्ड हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 बार ही करना है, 3 बार भी करना पड़ सकता है और 1 बार भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि आपको पीरियड कितनी देर में करना है। ठीक है ना। अगर मैं बात करके चलूँ वो सॉइल्ड हो गया है, वो मोस्ट है, तो आप जल्दी जल्दी करना है उसे चेंज। तो सी वॉशेज हर हैंड वेन एवर ए पेरिनियल पैड इज चेंज, बिल्कुल ये आपको करना है, तो ये सही बोल रही है। सी रिंस द पेरिनियम विथ वाटर आफ्टर यूजिंग एनल एनाल्जेसिक स्प्रे। एनाल्जेसिक स्प्रे लेने के बाद में भाई साहब पेरिनियम को वाटर से क्यों धोएंगे? समझो मेरी बात। अगर आपने पेरिनियम पर जो है एनाल्जेसिक स्प्रे किया और आपने तुरंत से धो दिया तो एनाल्जेसिक के वो इफेक्ट है वही नहीं आएंगे, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, द पेरिनियम इज क्लीन्स्ड फ्रॉम द एनस टुवर्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। एनस से कभी नहीं धोते हैं भाई, जो है आपकी वेजाइना से एनस की तरफ धोते हैं। जो वेजाइनल ओरिफिस होती है उससे एनल की तरफ धोते हैं, क्योंकि एनस को हम ज़्यादा कंटामिनेटेड मानते हैं देन जो आपकी वेजाइनल ओपनिंग होती है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, और जो ऊपर वाला बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका आंसर जो बचा है वो ये है कि आप जब भी, ये तो नॉर्मल सी बात है ना भाई, आप जब टॉयलेट जाते हैं तब भी हाथ धोते हैं। तो यहाँ ये है कि पेरिनियल पैड को चेंज करने के बाद हाथ धोने चाहिए कि हाँ भाई हाथ धोने चाहिए। कंटामिनेशन को बढ़ाता है, इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ाता है, तो इससे बढ़िया है कि आपको हाथ धोने चाहिए। तो इसका 164 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 165। ए नर्स ऑब्जर्व दैट ए क्लाइंट इज वॉइडिंग फ्रिक्वेंटली इन स्मॉल अमाउंट 8 आवर आफ्टर द गिविंग बर्थ, कि 8 घंटे हो गए हैं उसे बच्चे को जन्म दिए हो और वो फ्रिक्वेंटली वॉइडिंग के लिए जाता है, बार बार में वो टॉयलेट के लिए जाता है। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड अबाउट दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिन ड्यूरिंग द अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड। जो बार बार में आ रहा है इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन क्या हो सकता है? तो इट में इंडिकेट द रिटेंशन ऑफ यूरिन विद ओवरफ्लो। हाँ ये तो है ही है साहब, उसके अंदर बार बार जा रहा है, मतलब कि रिटेंशन है यूरिन का। अगर रिटेंशन नहीं होता तो वो एक बार में खाली करके आता है तो वो फिल होने के बाद ही जाता है, पर वो पूरा तो खाली नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा फिर आता है, फिर ओवरफ्लो कर जाता है। इट में इंडिकेट ऑफ द
बिगनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के इंडिकेशन ये नहीं होते हैं। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के तो बहुत सारे होते हैं। टेम्परेचर, क्योंकि नेफ्राइटिस है, इन्फेक्शन है, तो यहाँ टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं दिया है तो नहीं है। दिस इज कॉमन बिकॉज द लेस फ्लूइड इज एक्सक्रीटेड आफ्टर बर्थ, कि भाई जब बर्थ के बाद में है कम फ्लूइड, तो ऐसा नहीं है भाई, ये बार बार जा रहा है तो ये मतलब इंक्रीज आउटपुट बढ़ा हुआ है, ये कम को नहीं बता रहा है, ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। दिस इज ए कॉमन बिकॉज फ्लूइड इनटेक डिमिनिश आफ्टर बर्थ, कि जो फ्लूइड इनटेक है वो कम हो गया होगा इसलिए नहीं, यहाँ तो बढ़ा है भाई, उसे अगर कम हुआ है तो उसे प्यास वगैरह लगेगी और फ्लूइड इनटेक बढ़ जाएगा। जब ब्लड लॉस होता है तो ये बढ़ जाता है, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो इंडिकेट करेगा रिटेंशन ऑफ यूरिन विद ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हो रहा है और वहाँ पर रिटेंशन भी हो रहा है, इन चीज़ों को वहाँ इंडिकेशन मिलेगा आपको। तो इसका जो बढ़िया आंसर हो सकता है, आंसर नंबर फर्स्ट इसका बेटर आंसर हो सकता है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन आता है 166। व्हेन पैल्पेटिंग द क्लाइंट फंडस ऑन द सेकंड पोस्टमार्टम डे, सेकंड पोस्टमार्टम डे का मीन्स है बच्चे को जन्म दे दिया है, दूसरा दिन चल रहा है, उस टाइम हम फंडस को चेक करते हैं। इनर्स आइडेंटिफाई दैट इज इट इज अबव द अम्बलाइकस, कि ये जो है अम्बलाइकस से अबव है साहब, ये कहाँ है, अम्बलाइकस से अबव है। एंड डिस्प्लेस टू राइट, और हमने कल भी बात की कि डिस्प्ले वगैरह हो रहा हो, एक साइड में ये डिस्प्लेस्ड हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो कि ब्लैडर भरा हुआ है सब, ठीक है, सीधी सी बात है कि वहाँ ब्लैडर भरा हुआ है। देखो द स्लो रेट ऑफ इन्वोल्यूशन है, देर आर द रिटेंड फ्रेगमेंट है, ओवर ब्लैडर हैज बिकम ओवर डिस्टेंस है। तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं कल इसे बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो कल की क्लास में भी आप देख सकते हैं इसे। तो ओवर डिस्टेंशन की वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। ए नर्स एग्जामिन ए क्लाइंट हु हैड ए सिजेरियन बर्थ, एक नर्स है ऐसे पेशेंट को एग्जामिन कर रही है, ऐसे पेशेंट का निरीक्षण कर रही है जिसने क्या हुआ है, सिजेरियन बर्थ करवाया है साहब। इट इज़ 3 डे सिंस द बर्थ, अभी कितने दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं बर्थ करवाए हुए, एंड द क्लाइंट इज अबाउट टू बी डिस्चार्ज, और पेशेंट जो है डिस्चार्ज होने वाला है। वेयर डज द नर्स एक्सपेक्ट टू फंडस टू बी लोकेटेड, अब फंडस कहाँ होना चाहिए, आप खुद सोचेंगे कि फंडस कहाँ होना चाहिए भाई। 3 दिन हो गए, 1 फिंगर विड्थ बिलो द अम्बलाइकस, 2 फिंगर विड्थ बिलो द अम्बलाइकस, 3 फिंगर विड्थ बिलो द अम्बलाइकस और 4 फिंगर विड्थ बिलो अम्बलाइकस। तो यहाँ पर जो है डेली का जो है 1 फिंगर विड्थ जो है डेली का डेली क्या होता है, रिड्यूस होती है उसकी साइज। तो यहाँ पर 3 दिन हो गए हैं, तो कितना साइज जो है रिड्यूस हो जाएगी, लगभग 3 फिंगर विड्थ जो है इसकी साइज जो है रिड्यूस हो चुकी होगी। तो ये ठीक आंसर हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है 168। ए क्लाइंट ऑन द पोस्टमार्टम यूनिट आस्क्ड द नर्स व्हाई द नर्स आर ऑलवेज इनकरेजिंग हर टू बॉल, एक पोस्टमार्टम पेशेंट है, ठीक है ना, वो नर्स से बोल रहा है कि क्यों भाई जो मुझे चलने के लिए बार बार बोला जाता है कि आप चलो, इससे क्या फायदा है। व्हाट शुड बी द नर्स कंसिडर व्हेन फॉर्मिंग ए रेस्पॉन्स इन लैंग्वेज द क्लाइंट विल अंडरस्टैंड, क्या बताएं उसे, कैसे समझाएं उसे। रेस्पिरेशन आर इनहेंस होता है, इससे बढ़िया हो जाता है, ब्लैडर टोनिसिटी इंक्रीज होती है, या एब्डोमिनल मसल आर स्ट्रेंथन होती है, या पेरिफेरल वेजोमोटर एक्टिविटीज प्रोमोटेड होती है। तो हमारा मेन पर्पज क्या होता है भाई, बार बार चलने के लिए इसलिए बोला जाता है। मैं कई बार जब क्लास में ओबीजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर कि भाई जब कोई सर्जरी हो या कुछ ऐसा हो जिसमें पेशेंट जो चल फिर सके, तो उसे चल फिरने के लिए हम एडवाइज करते हैं, बिकॉज अगर वो चलेगा फिरेगा नहीं तो वीनस स्टेसिस हो जाता है। वीनस स्टेसिस का मीन्स है कि वेन के अंदर जो ब्लड है वो वहीं इकट्ठा जब होगा, और वेन के अंदर ब्लड इकट्ठा होने की वजह से वो जम जाएगा, इकट्ठा होने से जमेगा, क्लॉट बनाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा, और ये थ्रोम्बस और इमोबिलाई, जब ये थ्रोम्बस टूटेगा तो इमोबिलाई बनेगा और ये जाके कहीं भी फंस जाएगा। तो मतलब कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना बने, अगर थ्रोम्बस बनेगा तो डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा। तो इन सारी कंडीशन को हम प्रिवेंट करने के लिए हम उसे एनकरेज करते हैं कि वो चले फिरे। बट अगर एक बार क्लॉट बन जाता है तो हम उसे चलने फिरने के लिए प्रमोट ना करें, हम उसे रेस्ट के लिए इनकरेज करते हैं कि उसे अपनी अवस्था में जो है जैसा है वैसे रेस्ट में रहना है, उसे चलना फिरना नहीं है। उसे के जो मूवमेंट होते हैं उन्हें रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। कब करते हैं रेस्ट्रिक्ट करने की, जब बन चुका है, क्लॉट बन चुका है। अगर नहीं बना है तो प्रिवेंट करने के लिए हम चलने फिरने की एडवाइस देते हैं, बट अगर बन गया है तो उसे हम क्या करते हैं, रेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो बढ़िया आंसर है वो ये है कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या है साहब, कि उसे पेरिफेरल वेजोमोटर एक्टिविटी, हाथ पैरों की मोस्टली पैरों में होता है तो ये पेरिफेरल है, तो पेरी वेजोमोटर जो एक्टिविटी है वो बढ़े और जिसकी वजह से वहां पर किसी भी तरह का क्लॉट ना बने सर। इस तरीका का ये आंसर करना है। तो आंसर नंबर 4 आंसर करना है साहब। देखो भाई, अगर किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे ज्ञात है कि आप लोग कर देते हैं भाई, बहुत सारे बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं, बढ़िया लाइक मिलते हैं। कोशिश करो और अपने दोस्तों वगैरह को जोड़ें और बढ़िया से
जो है लाइक और कमेंट करते रहें, जिससे हमारा एक हौसला बुलंद होता रहे और हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 169। What should a nurse include in discharge teaching of the postpartum client? What should a nurse, क्या नर्स को करना चाहिए इंक्लूड इन डिस्चार्ज टीचिंग ऑफ पोस्टमार्टम क्लाइंट? एक डिस्चार्ज कर रहे हैं एक पेशेंट को, तो उसको जब टीचिंग करेंगे, उसे समझाएंगे, तो समझाते वक्त उसे क्या क्या हमें उसकी जो है टीचिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। द प्रीनेटल पेरिनियल टाइटनिंग एक्सरसाइज शुड बी कंटिन्यू, कि पेरिनियल जो टाइटनिंग एक्सरसाइज हैं प्रीनेटल जो हम करवा रहे थे, पेरिनियल के लिए करवा रहे थे ना, जिन्हें हम कीगल एक्सरसाइज बोलते थे, वो टाइटनिंग करने के लिए तो यूज़ कर रहे थे, तो कीगल एक्सरसाइज वो उसे कंटिन्यू रखनी चाहिए कि हाँ सर वो तो कंटिन्यू रखनी है। द एपिजियोटोमी सूचर विल बी रिमूव्ड एट द फर्स्ट पोस्टमार्टम विजिट, कि जब पहली बार आएगी तभी हम क्या कर देंगे, उसके एपिजियोटोमी सूचर को जो है कट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एपिजियोटोमी सूचर लगाए जाते हैं, उनको कट करने की जरूरत ही नहीं होती, वो ऑटोमेटिक क्या है एब्जॉर्बेबल टाइप के सूचर लगाए जाते हैं मोस्टली। सी मे नॉट हैव ए वोवल मूवमेंट फॉर अप टू ए वीक आफ्टर द बर्थ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो वोवल मूवमेंट है किसी भी सर्जरी के बाद में 2 से 3 दिन के बाद में अंतराल में रिटर्न हो जाते हैं वापस से, तो ये बढ़िया बिल्कुल नहीं होगा। सी शुड शेड्यूल ए पोस्टमार्टम चेकअप एज सुन एज हर मेंसेस रिटर्न, कि पोस्टमार्टम चेकअप के लिए तब आए जब उसका जो है मेंसेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेंसेस तो जल्दी से जल्दी आ सकते हैं, बट हम पोस्टमार्टम जो चेकअप करते हैं मोस्टली हमारे जो पोस्टमार्टम पीरियड होता है वो 6 वीक का होता है। जैसे 6 वीक खत्म होंगे हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका बढ़िया आंसर। यहाँ पर जो समझाने की बात है वो क्या हो सकती है कि आपकी जो एक्सरसाइज है उन्हें कंटिन्यू रखना है, उन्हें बंद नहीं करना है। ये आपके जो पेरिनियम मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथन करने का काम करती है। ठीक है ना, और ये स्ट्रेंथन अगर होगा तो आपके जो आगे चल के जो आपका यूरिनरी कॉन्टिनेंस जो है, इनकॉन्टिनेंस जैसी समस्या नहीं होगी, वहाँ पर पहला कॉन्टिनेंस बना रहेगा, वहाँ पर दूसरी सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है उसमें भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ये क्या है बहुत बेहतर हो सकता है कि बाकी मसल जो हैं उनको अच्छे से टाइटनिंग हो, उनकी केगल एक्सरसाइज उन्हें मजबूती प्रदान कर सकती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगला क्वेश्चन है 170। ए नर्स इज केयरिंग फॉर द पोस्टमार्टम क्लाइंट हु इज अ फॉर्मूला फीडिंग, एक नर्स ऐसे पोस्टमार्टम क्लाइंट की केयर कर रही है जो कि फॉर्मूला फीडिंग है। फॉर्मूला फीडिंग, ठीक है, व्हाट शुड द नर्स टीच हर अबाउट मिनिमाइजिंग ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट? भाई अब वो बच्चे को तो फॉर्मूला फीडिंग कर रही है, मतलब कि बाहर से जो बच्चे को फॉर्मूला से बना के जो फीडिंग की जा रही है, तो मतलब ब्रेस्ट नहीं कर रही है, तो अब उसे किस तरीके से हम उसके अंदर डिस्कम्फर्ट ना हो। माँ के अंदर डिस्कम्फर्ट होगा क्योंकि दूध तो बनेगा, और वो दूध बनेगा भाई अब कोई भी रीजन हो सकता है क्यों कर रही है फॉर्मूला फीडिंग, यहाँ पर कारण नहीं दिया हुआ है। कई बार हो सकता है मदर जो HIV पॉजिटिव हो सकती है, मदर के अंदर कोई अदर समस्या है, कोई हर्पीस सिम्प्लेक्स के उसके अंदर जो है घाव बने हुए हैं स्किन पर, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही होगी। अब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही है तो दूध बनेगा, तो दूध बनने की वजह से जो ब्रेस्ट है उनके अंदर इनगॉर्जमेंट हो जाएगा, एक तरीके से वो उनके अंदर दर्द होगा माँ के अंदर। तो हमें क्या करना है, अप्लाई कवर्ड आइस पैक टू हर ब्रेस्ट, की उसे जो है आइस पैक अप्लाई करना चाहिए। आइस पैक अप्लाई करोगे तो जो ब्रेस्ट के अंदर जो जहाँ से दूध बनना है, जो डक्ट्स वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ कंजेशन होने लगेगा और वो क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। इसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन वगैरह भी कम हो जाएगा बाय डक्ट ग्लोबुल से। तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल बढ़िया हो सकता है। इसके अंदर कोकोआ बटर टू हर निपिल, निपिल कोई क्रैक वगैरह नहीं हुई है, तो यहाँ पर कोई जो है आप बटर वगैरह अप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं है। प्लेस बाम एंड बेट वास्कुलर ऑन द हर निपल, अगर आपने बाम अप्लाई किया है तो बाम अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, ये स्टिमुलेशन बढ़ाएगा साहब, और अगर स्टिमुलेशन बढ़ता है किसी भी तरीके से तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं कि घटेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बाम तो आपको नहीं करना है। मैन्युअली एक्सप्रेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम हर ब्रेस्ट, कि मैन्युअली आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपने मैन्युअली ब्रेस्ट को क्या किया, जो है जो उसके अंदर जो दूध है उसे आपने एक्सप्रेस कर दिया, उसने आपने बाहर निकाल दिया, तो वो दोबारा से बनेगा। तो ये तो लगातार जो है एक प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, तो इसलिए हम आइस पैक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे को हम दूध पिला ही नहीं रहे हैं, फॉर्मूला फीडिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पर कारण के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको ये समझना है कि फॉर्मूला फीडिंग कर रहे हैं तो ब्रेस्ट से फीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमें जो ब्रेस्ट के अंदर जो माँ को जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसे रिड्यूस करना है। तो कैसे कर सकते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाए, तो मिल्क का प्रोडक्शन कम करने के लिए हम वहाँ पर आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से माँ को जो है कंफर्ट महसूस हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 171 आता है, टुडे आफ्टर हैविंग हैड ए सिजेरियन बर्थ, 2 दिन हो गए हैं सिजेरियन बर्थ करवाई है, ए क्लाइंट टेल ए नर्स दैट सी हैज ए पेन इन हर राइट लेग, और एक पेशेंट है वो बता रहा है नर्स को कि उसके जो राइट लेग है ना उसमें पेन हो रहा है। आफ्टर एन असेसमेंट द नर्स सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट मे हैव ए थ्रोम्बस, व्हाट इज द नर्स इनिशियल रेस्पॉन्स? अगर थ्रोम्बस है तो क्या करना चाहिए, मेंटेन बेड रेस्ट, बेड रेस्ट देना चाहिए क्या? मैं पहले ही बता चुका हूँ, जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर थ्रोम्बस बन गया है भाई
तो बेड रेस्ट ही देना है हमें, बाम सॉक नहीं अप्लाई करेंगे, बाम सॉक की वजह से वो बेजोडाइलेशन होगा और वो अपनी जगह से डिस्लोज होकर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इमोबिलाई की तरह बिहेव करने लगेगा, वो घूमने लगेगा। लेग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करानी है, मसाज बिल्कुल नहीं करनी है, तो नहीं तो वो टूटने का चांसेस बनेगा। तो हमें बेड रेस्ट को प्रमोट करना है, हम पहले ही इसका डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 172। ए नर्स टीचेज ए मल्टीपैरा हु हैज जस्ट गिवन बर्थ टू लार्ज बेबी। एक मल्टीपैरा वुमेन है जिसने अभी छोटे एक बच्चे को जन्म दिया है। हाउ सी कैन मेंटेन ए कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस, किस तरीके से वो यूट्रस को मेंटेन कर सकती है। विच स्टेटमेंट इंडिकेट टू द नर्स दैट द टीचिंग वाज इफेक्टिव। कॉन्ट्रैक्टेड जो यूट्रस है उसे किस तरीके से वो मेंटेन करे, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। इफ आई स्टार्ट टू ब्लीड आई विल कॉल फॉर हेल्प, कि वो कॉल फॉर हेल्प करेगी, ये तो बढ़िया है, ठीक है ना। बट उसे क्या समझाना है वो देखो। इफ विल मसाज माई यूट्रस रेगुलेटरी क्यूपिटम, कि मैं मसाज करूँ अपने यूट्रस की, हाँ भाई बढ़िया है, मल्टीपैरा है, वो कर सकती है, आप भी कर सकते हैं, माँ भी करेगी। तो उसे मसाज करनी है भाई, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो, वो मतलब कि वो सॉफ्ट ना रहे और ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि जब बॉगी होता है यूट्रस तो ब्लीडिंग होती है। तो उसे फिम करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, मसाज करनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया उसको, तो ये बढ़िया हो सकता है। इफ आई यूरिनेट फ्रिक्वेंटली माई यूट्रस विल स्टे कॉन्ट्रैक्टेड, यूरिनेशन से कोई स्टे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मसाज से पड़ेगा। आई विल कॉल यू एवरी 15 मिनट्स टू मसाज माई यूट्रस। उसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या नर्स को जो है 15-15 मिनट में बुलाने की कोशिश ना करें भाई, और भी काम है, अदर पेशेंट भी हैं। तो ये कोई बढ़िया आंसर नहीं हो सकता है। तो हमें उसे सिखाना है, मल्टीपैरा है, इजीली वो अडेप्ट कर पाएगी, इजीली सीख पाएगी, तो हमें समझाना है, तो बहुत बढ़िया आंसर हो सकता है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 173। 2 days आफ्टर गिविंग बर्थ, 2 दिन हो गए हैं बर्थ हुए। ए क्लाइंट टेम्परेचर 101 डिग्री फॉर नाइट, और जो पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो कितना है 101 डिग्री फॉर नाइट है। ए नर्स नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड रिसीव ए वेराइटी ऑफ द ऑर्डर एंड 2 प्रिस्क्रिप्शन। तो कई सारे उसके वैरायटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इन व्हाट ऑर्डर शुड द बी इम्प्लीमेंट, कैसे कैसे हमें जो है अप्लाई करने हैं, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से हमें बताना है। कि ऑफ्टेन चेस्ट एक्सरे स्टडी, की चेस्ट एक्सरे स्टडी करनी चाहिए। सेंडेलॉजी है, इसमें कल्चर के लिए हमें स्पेसिमेन भेज देना चाहिए। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब आईवी एंटीबायोटिक, क्या एंटीबायोटिक दे देनी चाहिए। ऑफर एन PRN एसिटामिनोफेन फॉर फीवर मोर देन 100 डिग्री फॉर नाइट, की हमें क्या है जो है 100 डिग्री फॉर नाइट टेम्परेचर हो रहा है, तो हमें उसे क्या देना चाहिए, मेडिसिन दे देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट द क्लाइंट टेम्परेचर 30 मिनट आफ्टर एडमिशन द मेडिसिन। तो देखो भाई, ये तो समझ रहे होंगे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो कोई भी मेडिसिन वगैरह देने से पहले अगर सैंपल लेना है तो सैंपल ले लो साहब सबसे पहले, ठीक है। सैंपल ले लिया, अब सैंपल लेने के बाद में हमें क्या करना है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होगा तो वो तो यहीं से पता लग जाएगा। दूसरी चीज़, अब एंटीबायोटिक देना है तो एंटीबायोटिक दे दो साहब, ठीक है ना, एंटीबायोटिक चल जाएगा। उसके बाद में आपको ये देना पड़ेगा, उसके बाद आप एक्सरे वगैरह कर लो, और सारी चीज़ों को जो लास्ट में डॉक्यूमेंट तो करना ही होता है, टेम्परेचर वगैरह आपको सब डॉक्यूमेंट करना है। तो बड़ी आंसर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 2 नंबर हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, फिर 1 और फिर 5 हो सकता है। तो ये इसके बढ़िया आंसर हो सकते हैं सर। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 174 की अगर बात करें, एक 16 ईयर ओल्ड अडोलसेंट विजिट द प्रीनेटल क्लिनिक। एक 16 साल की बच्ची है, वो जो है प्रीनेटल क्लिनिक करती है, बिकॉज शी हैज़ मिस्ड 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि उसके अंदर लगातार 3 महीने से 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो मिस हो चुके हैं, 3 बार पीरियड नहीं आया है। बिफोर हर फिजिकल एग्जामिनेशन सी सेज आई डू नॉट नाउ व्हाट द प्रॉब्लम इज। वो बोलती है कि पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, बट आई कैन नॉट बी प्रेग्नेंट, कि बट लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि उसे 3 वीक से क्या नहीं, 3 बार से क्या नहीं आ रहे हैं, पीरियड नहीं आ रहे हैं। व्हाट द नर्स मोस्ट थेरापेटिक रेस्पॉन्स, यहाँ पर बढ़िया रेस्पॉन्स क्या हो सकता है नर्स का। देखो भाई, जब हमें कोई समस्या होती है ना तो ये हम आते हैं, पीरियड की कोई समस्या नहीं है, वो तो सोचते हैं। अगर देखो कोई किसी महिला को अगर पीरियड नहीं आए तो बढ़िया है, उसे तो बढ़िया लगेगा, बढ़िया है पीरियड नहीं आ रहे, बट कुछ समस्या होगी, दर्द हो रहा हो, कुछ ऐसी समस्या होती है ना, तो वो आते हैं। मैनी यंग वुमेन आर इरेगुलर यूरोज, कि तुम्हारी जो एज है उस पर बहुत सारी फीमेल्स हैं वो इरेगुलर, हाँ हो सकती है, बट इस तरीके का आंसर क्योंकि वो हमारे दिखाने आई है तो ये अपने कम्युनिकेशन को रोक देगा, वो दोबारा हमसे बात ही नहीं करेगी, तो गलत हो जाएगा। यू प्रोबेबली आर प्रेग्नेंट इफ यू हैड इंटरकोर्स, की तुम प्रोबेबली प्रेग्नेंट होगी, जबकि वो खुद बोल चुकी है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। व्हाई डिड यू डिसाइड टू कम टू द प्रीनेटल क्लिनिक, कि क्यों आपने, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से आपने जो है यहाँ आने की जरूरत की है, वो क्यों आई है भाई, ठीक है ना। व्हाट आई आस्क द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू टॉक टू यू,
कि आपको जो है हेल्थ केयर प्रोडक्ट से बात करनी चाहिए, तो सबसे बढ़िया आंसर है कि वो क्या समस्या लेके आई है उसे सुनना है। उसकी समस्या सुनने के बाद हमें पता लगेगा कि वो क्यों आई है, उसके बाद हम फर्दर एग्जामिनेशन उससे करेंगे और बढ़िया आंसर हमारा जो है आंसर नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ बढ़ते हैं। ए टीनेजर एट द 32 वीक गेस्टेशन इज हॉस्पिटलाइज विद द प्री इक्लेम्सिया। एक टीनेजर है, 32 वीक गेस्टेशन है, हॉस्पिटलाइज हुई है प्री इक्लेम्सिया के साथ में। सी इज एनोरेक्सिक एंड अपीयर डिप्रेस्ड। वो क्या है, एनोरेक्सिया के साथ में है, डिप्रेस्ड है। विच कंपोनेंट या विच कमेंट इंडिकेट टू द नर्स दैट फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ द क्लाइंट इमोशनल स्टेटस इज इंडिकेटेड। तो कौन सी चीज़ है जिससे हम उसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ फीलिंग सो clumsy. I will be glad when I can sleep all night. I dreamed my baby had only one arm. I was really happy before I got pregnant. ठीक है ना, तो कौन सी चीज़ है जो उसे एक्सप्लोर करने के लिए या एक्सप्लोर कर रही है, तो इसका आंसर जो है और हो सकता है कि आई वॉज रियली बेबी हैड ओनली सॉरी आई वॉज रियली हैप्पी बिफोर आई गॉट प्रेगनेंट, कि मैं उससे पहले बहुत जो है खुश हुआ करती थी। तो ये मतलब उसे आपको जो प्रेगनेंसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी होने की वजह से उसे क्या हुआ है, डिप्रेशन हो रहा है। तो इस वजह से आप अगर उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकता है और इससे समस्या का समाधान हो सकता है भाई। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो, ये जो आपकी मौसमी के ओबीजी के क्वेश्चंस हैं वो तो कंप्लीट करा ही देंगे हम, और कुछ जो है हम जो है आपके एमएसएन के क्वेश्चंस भी मौसमी के क्वेश्चन करने लगेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करते हैं हमारा तो हम जरूर उनको भी कर पाएंगे, पक्का कर लेंगे, बिंदास रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 176 है। ए क्लाइंट विजिटिंग द प्रीनेटल क्लिनिक फॉर द फर्स्ट टाइम। एक महिला है, एक क्लाइंट है जो विजिट कर रही है प्रीनेटल क्लिनिक को पहली टाइम। आस्क ए नर्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ट्विंस बिकॉज हर हस्बैंड इज वन ऑफ पेयर ऑफ फैटर्नल ट्विंस। क्योंकि उसका जो हस्बैंड था ना वो भी फैटर्नल ट्विंस था, क्या उसे कितनी संभावना है उसके लिए मिल रही है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स बाय द नर्स। क्या उसका हस्बैंड से इसका कोई लेना देना है? नहीं सर, समझ रहे मेरी बात, हस्बैंड से इसका कोई लेना देना है क्या? ठीक है, तो ए सोनोग्राम विल कंफर्म इफ देयर इज ए ट्विन प्रेगनेंसी। हाँ, ये तो हो ही सकता है भाई, सोनोग्राम ही करेगा, बट ऐसा आंसर देने से फिर पेशेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देयर इज ए 25% चांसेस है। नहीं भाई, ऐसा कहीं नहीं पड़ा हमने कि 25 है, 30 या 50 है। द हस्बैंड हिस्ट्री ऑफ द बीइंग ट्विंस इंक्रीज द चांस। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हिस्ट्री को बढ़ा दे। देयर इज नो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग द ट्विंस देन इन द जनरल पॉपुलेशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके अंदर क्या हुआ था उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 177, व्हाट असेसमेंट फाइंडिंग ऑफ ए प्रेग्नेंट क्लाइंट शुड अलर्ट द नर्स टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये कौन सी चीज़ है जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर हो रही है तो आप तुरंत से जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है नोटिफाई करना पड़े आपको। डिपेंडेंट ईडी में एट 38 वीक नॉर्मल है, कॉमन है, होना है, समझ रहे मेरी बात। फंडल हाइट एट अम्बलाइकस एट 16 वीक गेस्टेशन। फंडल हाइट जो है अम्बलाइकस पर 16 वीक में पहुंच गई है, तो बहुत जल्दी पहुंच गई है साहब, अभी नहीं पहुंचनी चाहिए थी, वो बहुत जल्दी पहुंच गई है। तो हमें थोड़ा सा समस्या है कि हमें समझना चाहिए कि इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि फंडल हाइट का बढ़ने का रीज़न कई बार हाइडेटिफॉर्म मोल हो सकता है, कई बार ओवेरियन कैंसर हो सकता है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो ओवेरियन कैंसर और हाइडेटिफॉर्म मोल में बढ़ सकती है। तो अगर 16 वीक पर पहुंच रही है तो ये समस्या है। फीटल हार्ट रेट 150 आ रही है, नॉर्मल है 110 से 160 होना, चॉइस वीक गेस्टेशन, तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। मैटरनल हार्ट रेट ऑफ 92 जो है बीट पर मिनट एट 28 92 है, 60 से 100 नॉर्मल है, कॉमन है, कोई इशू नहीं है। तो बढ़िया जो आंसर हो सकता है इसका आंसर 2 हो सकता है, क्योंकि 16 वीक में अगर फंडल हाइट जो है अम्बलाइकस तक पहुंच रही है तो ये ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा बढ़ रही है, इसको इंडिकेट कर रही है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत हो सकती है। अगला क्वेश्चन आता है और अगला क्वेश्चन आपका जो है 178 है। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विद सीवियर एब्डोमिनल पेन। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसके अंदर क्या हुआ है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हुआ है एंड हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इज प्रिपेयर्ड फॉर द सिजेरियन बर्थ। और उसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, सिजेरियन बर्थ के लिए। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, तो हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकता है। टीचिंग कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स, तो उसे डीप ब्रीथिंग वगैरह एक्सरसाइज बताना है। स्टरलाइजिंग द सर्जिकल साइट एंड इन्वेस्टिंग एंड इनेमा देना है। प्रोवाइडिंग स्टरलाइगम एंड इंसर्टिंग एंड इंडेबलिंग कैथेट्स है। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट फॉर द ड्रग एलर्जी। देखो भाई, हैवी ब्लीडिंग हो रही है किसी पेशेंट को
सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो समझो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो सर्जरी के लिए हमें इन्फॉर्म कंसेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, और असेसिंग फॉर ड्रग एलर्जी, कोई ड्रग वगैरह से एलर्जी तो नहीं है, वो भी हमें चेक करना पड़ सकता है। तो बढ़िया आंसर आपका जो हो सकता है आंसर नंबर 4 यहाँ पर बेटर आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है 179। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है हम शाम को एक और सेशन ले लें, क्योंकि देखो भाई अभी मैं नाइट ड्यूटी से आया हूँ, थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ा एक बार फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं। अभी क्लास भी है तो कोशिश करेंगे, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट हु इज हैविंग ए प्रोलॉन्ग लेबर। द क्लाइंट इज annoyed एंड वेरी कंसर्न बिकॉज हर लेबर इज डेविएटिंग फ्रॉम वॉट सी perceive एज नॉर्मल। ठीक है, आफ्टर द नर्स हैज एक्नोलेज द क्लाइंट्स फीलिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट इंटरवेंशन। उसे क्या समझाना है, क्या बोलना है। आई विल लीव सो यू कैन टॉक टू योर पार्टनर, कि मैं यहाँ से छोड़ देती हूँ, उसके बाद आप पार्टनर से बात कीजिए। आई विल रब योर बैक एंड यू टेल मी इफ़ इट हेल्प। मतलब क्या हो रहा है भाई कि उसे प्रोलॉन्ग लेबर है, प्रोलॉन्ग लेबर होगा तो पेन होगा, उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। वो महिला जो है बोल रही है कि भैया परसीव एज नॉर्मल, डेबिटिंग फ्रॉम व्हाट सी परसीव एज नॉर्मल, कि क्या चीज़ है जिससे मुझे नॉर्मल फील हो। आफ्टर द नर्स अब क्या करे उसे, तो क्या करेगी, कई बार उसकी जो है पीठ को रगड़ा जाता है, जिसकी वजह से उसे रफ कर किया जाता है, जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो बढ़िया आंसर इसका यही हो सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 180 है। ए क्लाइंट एट 26 वीक गेस्टेशन इज एडमिटेड टू द हाई रिस्क यूनिट विथ इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। हाई रिस्क यूनिट के अंदर है इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, सी इज इन लेबर, विच ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन शुड ए नर्स क्वेश्चन। कौन सी चीज क्वेश्चन जो इंस्ट्रक्शन है जिसको, मतलब कौन सी चीज़ गलत है जिसको नर्स क्वेश्चन करेगी। बीटा मीथासोन 12 mg IV एवरी 12 आवर में। तो भाई देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी इन्फेक्शन में नहीं दी जाती है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इन्फेक्शन पहले से है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा दोगे आप तो क्या करेगा, इन्फेक्शन को बढ़ाता है। तो बीटा मीथासोन बिल्कुल नहीं देना है। IV रिंगर RL दे सकते हैं साहब, वाइटल साइन चेक करना ही है। और मैग्नीशियम सल्फेट कई बार देना पड़ सकता है हमें, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह दे देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हो सकता है 26 वीक गेस्टेशन है, हाई रिस्क है, तो जल्दी ना हो प्रेगनेंसी, इनके लिए दे सकते हैं, बट ये तो बिल्कुल नहीं देंगे बीटा मीथासोन। तो बढ़िया आपका आंसर क्या हो सकता है, आंसर नंबर 1 हो सकता है। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है भाई।